हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हमने लास्ट क्लास में अभी तक पढ़ा था एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में और हमारे क्या क्या क्राइटेरियाज दिए हुए हैं एसेंशियल ड्रग्स के, क्या हमारा एसेंशियल ड्रग का पर्पस है और किस तरीके की कैटेगरीज हमारे एसेंशियल ड्रग्स में इंक्लूड की गई हैं और जो एसेंशियल ड्रग्स का जो मॉडल है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स में कौन कौन से कैटेगरी ऑफ मेडिसिन को रखा गया है। अभी तक हमने ये सारी चीजें अपनी लास्ट क्लास में जानी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि है एंटीबायोटिक्स। बात करें आपके एंटीबायोटिक्स की कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से कैटेगरी की मेडिसिन आती हैं और उनका क्या यूज है और ये किस तरीके से अपना एक्शन देते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि यूज होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं। दे आइदर किल द बैक्टीरिया और स्टॉप द ग्रोथ। ये या तो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं पे ही रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ये मेनली आपके एंटीबायोटिक्स का काम होता है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स बेसिकली जो है आपके वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करते। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आप वहां पे एंटीबायोटिक्स ले तो वो आपके इफेक्टिव नहीं होती हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपके कॉमन कोल्ड की कंडीशन में या फिर कोई फ्लू के केस में या फिर आपके कॉमन थ्रोट इन्फेक्शन के केस में आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल डिजीज होती है। सो दैट्स वाई कि आपकी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वहां पे वर्क नहीं करती हैं। द डिस्कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की, तो ये एक मॉडर्न मेडिसिन होती है जो कि सेव होती है मिलियंस ऑफ लाइफ, कई सारे मिलियंस ऑफ लाइफ को ये सेव करती है, इफेक्टिव होती है और जिसका यूज जो है हम ट्रीट करते हैं कई सारे, जिसका हम यूज कई सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है फॉर मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। बात करें एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या होती है एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीबायोटिक्स जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फिर आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, किल किल बैक्टीरिया और इनहिबिट, इनहिबिट मतलब उसकी ग्रोथ को रोकना, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं या तो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एंड आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं, किस तरीके से काम करती है, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जब भी हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है आपके जो है सिंथेसिस कर रही थी, ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स बना रही थी, तो वो उनकी सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन ये एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस
को भी रोकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर सिंथेसिस, जो आपके न्यूक्लिक एसिड के जो सिंथेसिस है उसको भी ये रोकते हैं। इनहिबिट द बैक्टीरियल मेटाबॉलिक पाथवे, ये मेटाबॉलिक पाथवे जो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको भी रोकने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ये क्या करते हैं, आपके बैक्टीरियल सेल वॉल, जो आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसको भी ये डैमेज करने का काम करते हैं। हुँ, वो जब ये इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो भी हमारे बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, उनका मेटाबॉलिज़्म पाथवे जो होता है, उसको भी ये इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा ये आपके बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करते हैं, जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको भी डैमेज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो या तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी या तो वो किल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो इस तरीके से कुछ आपके काम करती हैं। अब बात करें एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की, कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है उनकी बात करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की है कैटेगरी होती है, जिसमें आपका एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, और पेनिसिलिन जी, आपकी ये टैबलेट्स दवाइयाँ आपकी आती हैं। फिर इसमें आती है दूसरी कैटेगरी, जिसका नाम है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है सिफेक्सिम। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है मैक्रोलाइड्स, जिसमें का एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन। तीसरी आपकी कैटेगरी चौथी कैटेगरी आती है टेट्रासाइक्लिन, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन आपका एग्जाम्पल आता है। पांचवी कैटेगरी अमीनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसमें आपका जेंटामाइसिन और अम्बिकासिन आपका आता है। सिक्स्थ कैटेगरी आपकी फ्लोरोक्विनोलिन्स आती हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका लीवोफ्लॉक्सासिन, सिफ्लोफ्लॉक्सासिन आपका आता है। फिर इसके बाद में सेवेंथ और लास्ट कैटेगरी आपकी आती है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में कोट्राइमेक्साजोल जो कि आपकी कैटेगरी आती है। तो इनमें से कुछ मेडिसिन के बारे में भी हमें पढ़ना है। ये जो आपको कैटेगरी के बिहाफ पे, जैसे कोट्राइमेक्साजोल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें आपका जो आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स के यूजेस की, तो एंटीबायोटिक्स कई सारी जगहों पे यूज होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसे हम यूटीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उस केस में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। थर्ड आपका आता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर स्किन में या कोई सॉफ्ट टिश्यूज में कोई इन्फेक्शन हो गया है, देन उस केस में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ईयर में, नोज में या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया, ईएनटी इन्फेक्शन हुआ है, कान में, गले में या आपके ईयर, कान में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई वुंड इन्फेक्शन के केस में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारा कोई भी घाव कॉज होता है, तो उस टाइम पे हमारी जब स्किन रैप्चर हो जाती है, तो वहां पे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वहाँ पर भी हम जब एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है, एंटीबायोटिक्स वहाँ पर भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यहाँ इन सारी कैटेगरीज में हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। इसके कॉमन कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ये नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेस या एलर्जिक रिएक्शंस या फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्गेटेड यूज। अगर हम
बात करें एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट्स की, कभी कभी समटाइम्स किसी किसी को एंटीबायोटिक्स सूट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया या स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह आपको दिखाई देते हैं, या कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है अगर हम एंटीबायोटिक्स को एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको ये सारी चीजें दिखाई दे सकती है। बाकी प्रिकॉशंस हमें कुछ ध्यान रखने हैं कि यूज एंटीबायोटिक ओनली ऑन डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जब हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स तभी हमको एंटीबायोटिक्स लेना है, बाकी अपने मन से कभी भी कहीं पर भी एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना है। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आपका ट्रीटमेंट 7 डेज का बताया गया है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर इन्फेक्शन, तो आपको वो 7 डेज का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आप 7 डेज का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से रिपीट हो सकता है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको कोई भी डोजेस, जो भी डोजेस आपको बताई गई है, मॉर्निंग में लेना है मॉर्निंग में, या इवनिंग में लेना है इवनिंग में, या डे में भी लेना है तो डे में, या नाइट में लेना है तो नाइट में, जो भी आपको डोजेस बताई जाए टीडीएस में, या 1 डे आपको जो भी बताई जाए, वंस अ वीक बताई जाए, जैसे भी आपको बताई जाए उस तरीके से पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो उसकी वजह से आप ही को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा और दोबारा से रिपीट होकर के आपको फिर से कुछ एलर्जिक इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। इसके अलावा डू नॉट स्किप डोज, कोई भी डोज आपको स्किप नहीं करनी है। डू नॉट यूज एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन, आपको वायरल इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। अवॉइड सेल्फ मेडिसिन, अपने आप से दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। ऑलवेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो करेगा वही आपको लेनी है। रिपोर्ट एनी एलर्जिक रिएक्शन इमीडिएटली, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को कंप्लेन करनी है, अपने डॉक्टर से बताना है कि हाँ मुझे ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये इरिटेशन हो रही है, या फिर मुझे कुछ अपने बॉडी में कुछ ईचिंग जैसा महसूस हो रहा है। जो भी रिएक्शंस हो, अनहेल्दी रिएक्शन जो नॉर्मल बॉडी से मैच ना करते हो, नॉट नेचुरल बॉडी फंक्शन से, नॉर्मल बॉडी फंक्शन से मैच ना करते हो, उन सारी चीजों को डॉक्टर से डिस्कस करना है, तुरंत ही बताना है, ठीक है। देन तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स के केस में। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस occurs when the bacteria becomes resistant to effect of antibiotics, making infection। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस तब कॉज होता है जब बैक्टीरिया बिकम्स रेजिस्टेंट, जब आपका बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो और ये जब आपका एंटीबायोटिक्स वहां पे इफेक्ट ना दे रही हो, और तब आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, मेकिंग इन्फेक्शन, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन को डिफिकल्ट हो जाता है, आपके इन्फेक्शन को सही करने में, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं और ये इजिली ठीक नहीं हो पाता है। इट डेवलप्स मेनली, ये आपका मेनली डेवलप होता है ड्यू टू अननेसेसरी और अननेसेसरी या फिर इम्प्रूव जो इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर हम प्रॉपरली मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर अननेसेसरी, बहुत जिसकी आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता नहीं एंटीबायोटिक्स तब भी हम ले रहे हैं, तब ये जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या प्रिवेंशन हमें क्या प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या प्रिवेंट करता है,
तो यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन नेसेसरी। एंटीबायोटिक्स का तब हमें यूज करना है जब हमें इसकी एंटीबायोटिक्स की नीड हो, अदरवाइज हमें यूज नहीं करना है। अगर हम यूज करेंगे अननेसेसरी तो ये हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कॉज करेगा। तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमें अननेसेसरी यूज नहीं करना है एंटीबायोटिक्स का। जब तक हमें आवश्यकता ना पड़े तब तक हमें एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना है। टेक द करेक्ट डोज फॉर द ड्यूरेशन, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन। आपको हमेशा एक करेक्ट डोज लेनी है जितना भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, जितने भी ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। डू नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट अर्लियर। आपको एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है वो कम समय के लिए नहीं, पूरी कंप्लीटली एक प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करना है। और अर्लियर कंडीशन में ही आपको स्टॉप नहीं करना है कि मतलब 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, आपको आराम मिल गया, आपने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको 7 दिन लेने के लिए बोला गया है तो आप 7 दिन उसको कंटिन्यू ले। ठीक है। अवॉइड शेयरिंग एंटीबायोटिक विथ अदर्स। अपने एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ तो आप दवा लेकर के आए, यही सेम इन्फेक्शन किसी और पर्सन को भी हुआ तो आपने क्या किया कि यही दवाइयां आप उसको देने के लिए चले गए। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, इस तरीके से नहीं करनी है। ठीक है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो रेटिशनल यूज ऑफ ड्रग का जो रेटिशनल यूज जो है उसका जो प्रिंसिपल है उसको जरूर से जरूर फॉलो करना है, उसको मिस नहीं करना है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए, ये हमारी लाइफ को सेव करती है, ट्रीट करती है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाती है एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा ये प्रिवेंट करती है आपके इन्फेक्शन डिजीजेस को स्प्रेड होने से भी आपको बचाती हैं। इसके अलावा ये रिड्यूस करती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनसे आपको बचाती है। और ये इसेंशियल, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है फॉर द सर्जरी एंड इमरजेंसी केयर और सर्जरीज के लिए भी ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसेंशियल होती हैं। इसके अलावा ये इम्प्रूव करती हैं पब्लिक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में ये हमारी एंटीबायोटिक्स हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑल अबाउट योर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसके यूजेस क्या है। इसके अलावा कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है इसके, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आपको कैसे बचना है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ऑल अबाउट योर एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी चीजें हमने बात की आपके एंटीबायोटिक्स के। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ये आपके बेसिकली कुछ ऐसे मेडिकल एंटीबायोटिक्स, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करती हैं, या फिर बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। जो कि आपके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं उनसे आपको ये प्रोटेक्ट करती हैं। बाकी इनकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, दोनों में से कोई एक काम करेगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होती हैं और इसके अलावा ये हमारे कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को ओवरऑल दिखाई देती हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया कि कैसे आपका बैक्टीरिया, जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो करके ये हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया जो अपनी सिंथेसिस कर रहे होते हैं वो आपकी रुक जाती है,
इसके अलावा ये हमारे बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को भी रोक देते हैं और इनकी जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है उनको भी रोक देते हैं, और बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है उसको भी ये रोक देते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा या तो उसकी ग्रोथ वहीं पे ही रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब इसमें जो है हम एंटीबायोटिक्स में हमारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ दवाइयाँ कुछ मेडिसिन दी हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि आपका बेंजाइल बेंजोएट है, इसके अलावा गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसके अलावा आपका कैलामाइन लोशन है और प्रोविडो आयोडीन है। तो ये कुछ आपकी इसेंशियल मेडिसिन इसमें इंक्लूड की गई हैं आपके एंटीबायोटिक्स में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये 4 कैटेगरी दी हुई जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि बेंजाइल बेंजोएट क्या होता है, या गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है, या कैलामाइन लोशन क्या होता है, या फिर प्रोविडो आयोडीन क्या होता है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। अगर मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं बेंजाइल बेंजोएट के बारे में, तो बेंजाइल बेंजोएट आपका एक ऐसा लोशन है, एक ऐसी मेडिसिन है जिनका यूज हम लाइस और टिक्स के केस में करते हैं, सॉरी माइट्स के केस में। लाइस और माइट्स के केस में हम बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं बेसिकली जो हमारे सरों में जैसे जुए हो जाती है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइस बोलते हैं। तो लाइस की केस में, स्कैबीज के केस में, माइट्स के केस में हम बेसिकली बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। ये एक आपका टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रग होती है जिसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं अराउंड द अफेक्टेड एरिया। जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है, जैसे हमारे सर में, हमारे बालों में हमें लाइंस हो गई है, मतलब जुए हो गई हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेंजाइल बेंजोएट को अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे लाइंस से प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करती हैं। ये लाइंस होती क्यों है, किस वजह से होती हैं, अगर हम इसकी भी बात करें तो बेसिकली जो आपकी जो लाइंस होती है, अगर हम अपने सर को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, उसको उसकी देख रेख नहीं करेंगे, उसमें जो स्वेटिंग वगैरह जो होती है उसको होने देंगे, या फिर गंदा है तो गंदे रहने देंगे, उसको साफ नहीं करेंगे अच्छे से अपने बालों को, तो उसमें हमारी छोटी छोटी जुबे बनने लगती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए बेसिकली अच्छी नहीं होती हैं। और स्कैबीज जो आपका जो कॉज होता है वो भी कुछ ऐसा ही स्वेटिंग के थ्रू, गर्मियों के सीजन में स्वेटिंग के वजह से ही आपके ज्यादातर कॉज होती है, और पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से आपका कॉज होती है। तो पर्सनल हाइजीन इज मस्ट। आप लोगों को हमेशा से स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है कि आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, जिससे कि हम ये माइट्स, स्कैबीज, लाइसिस, इनसे हम बच सके, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी होती हैं। इसके अलावा इसमें आपका गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, जो कि एक लोशन, ये भी एक आपका जो है एंटीबायोटिक टॉपिकल एंटी एक जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रग होती है, एक मेडिसिन होती है जिसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली आपके स्कैबीज के केस में अ, आपका गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैलामाइन लोशन है, कैलामाइन लोशन का भी हम यूज बेसिकली आपके उस अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इरिटेशन, ईचिंग, इन्फेक्शन, रेडनेस,
इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, स्कैबीज वगैरह जहाँ पे दिखाई देती हैं वहां पे हम कैलामाइन लोशन को भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा प्रोविडो आयोडीन जो आपका नॉर्मली जिसको आप सभी लोग जानते हैं बीटाडीन के नाम से, तो बीटाडीन का यूज भी हम कई सारी जगहों पे जैसे वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है, करते हैं बेसिकली, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन सारी मेडिसिन के बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।